Hello, everyone. I want to pursue my higher education from a foreign country. But why? यही डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में. Let's jump to the session directly. So, why study abroad? The very first reason, competition. Competition, इंडिया का कंपटीशन इतना हाई है कि हमें बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस को एक्सप्लोर करना पड़ता है. एक बार कंपटीशन को ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है, कितना फियर्स है. देखिए, इंडिया की हमारी जो टोटल पॉपुलेशन की कितनी है, दैट इज 1.44 बिलियन, मतलब कि करीब 144 करोड़, 145 करोड़. इंडिया के सबसे पॉपुलेट, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, राइट. अब कैंडिडेट्स जो आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड दे अपीयर, द नंबर इज अराउंड 12 लाख. 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं इस एग्जाम को. लेकिन उनमें से कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं? आईआईटीज की देखते हैं, टोटल सीट्स कितनी है आपकी? 17,000 के करीब. आईआईटीज के बाद अगर हम नेक्स्ट लेवल पे भी चले जाते हैं, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, उनकी भी 24,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली. सब टोटल, इन सबका अगर आप टोटल करेंगे तो ये सारी सीट्स मिला के करीब 50,000 के करीब होगी. तो 50,000 आउट ऑफ 12 लाख स्टूडेंट्स. अब ये परसेंटेज में अगर आप देखेंगे, द एक्सेप्टेंस रेट इज लेस देन 5%. और इसमें मैं उन सारे कोर्सेज की बात कर रहा हूं जो बच्चे टारगेट नहीं करते हैं पर फिर भी उन्हें लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टारगेटिंग कंप्यूटर साइंस, आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, सिविल इंजीनियरिंग मिला है या केमिकल इंजीनियरिंग मिला है, तो ये सारी सीट्स मिला के तब जाके 5% बनती है. सेकेंड, अगर आप नीट एग्जाम देते हैं तो कितने बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम के लिए? अराउंड 17 लाख, मोर देन 17 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द नीट एग्जाम. लेकिन कितने स्टूडेंट्स इसमें से एक्सेप्ट होते हैं? कितनी सीट्स है टोटल? द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वी हैव इज क्लोज टू 2 लाख. 2 लाख से कम ही है. इसमें मैं बात कर रहा हूँ मेडिसिन की. जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस पढ़ना चाहते हैं, जिसका नंबर करीब 1,10,000 के करीब है, उसके बाद बीडीएस है, फिजियोथेरेपी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सारा नंबर टोटल मिला के इट्स लेस देन 2 लाख. अब ये भी अगर आप देखते हैं तो एक्सेप्टेंस रेट कितना बनता है? इट्स क्लोज टू 10%, 10% के करीब है. नाउ ये 95%, 5% के बाद जो रिमेनिंग 95% बच्चे हैं, और ये 10% के बाद जो रिमेनिंग 90% स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सेटल होते हैं इन लो ग्रेड इंस्टीट्यूट्स. इनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी जो इन स्टूडेंट्स को मिलेगी. ये जो टोटल 50,000 यहाँ पे और 2 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं. तो कंपटीशन लेवल ही अपने आप में इंडिया का इतना फियर्स है कि वो बच्चों को मजबूर करता है डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढने के लिए. अब देखिए, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, राइट. लेकिन इनका एक्सेप्टेंस रेट भी अगर आप देखेंगे, दैट इज 4 to 6%, राइट. ये एक्सेप्टेंस रेट हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स के आसपास है. हाँ जी. नेक्स्ट रीजन क्या है? चॉइस ऑफ कोर्सेज. हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका जो करिकुलम है वो काफी हद तक प्री डिफाइंड या फिक्स होता है. लेकिन अब्रॉड आपको एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं अपने कोर्स को पिक करने की, अपने सब्जेक्ट्स पिक करने की. आपके पास कुछ कोर कोर्सेज होंगे, उसके साथ कुछ इलेक्टिव्स होंगे. इन दोनों को मिला के यू कैन डिजाइन योर ओन कोर्स. आप अपने कोर्स को कंप्लीटली, अपने प्रोग्राम को कस्टमाइज कर सकते हैं. ये एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है and he or she wants to study psychology with computer science, you can do that. You want to study economics with computer science, you can do that. You want to combine economics and psychology, you can do that. तो बहुत केसेस में ऐसा होता है, बच्चों को एक पर्टिकुलर चीज पढ़नी है, लेकिन जो कोर्स का रिमेनिंग पार्ट है, जो आपके प्रोग्राम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स वो नहीं इंटरेस्टेड है उसमें, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं. तो ऐसे केस में इंडिया में उन्हें फोर्सफुली वो पढ़ने पड़ते हैं. मेजॉरिटी केस में, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी केस में आपको जो डिजाइन किया हुआ है करिकुलम, आप केवल वही पढ़ते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ पाते हैं. नेक्स्ट,
डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम में इंडिया में आपको डाइवर्सिटी नजर आएगी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड्स कैसे हैं। मेजॉरिटी 99% केसेस में आपको नजर आएगा आपकी क्लास में इंडिया में सब इंडियंस ही हैं, सबका बैकग्राउंड सिमिलर है। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब एक्चुअली होता है पीयर लर्निंग से, कि आप अपने पीयर से बहुत कुछ सीखते हैं, और जितनी डाइवर्सिफाइड क्लास होगी उतनी ज्यादा पीयर लर्निंग होगी। तो जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में या यूएस में अगर आप उनकी क्लासेस को देखते हैं तो वहां पे कोई स्टूडेंट अफ्रीका से है, कोई यूरोप से आया है, एशिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो पूरी क्लास बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बैकग्राउंड्स काफी हद तक डिफरेंट होते हैं, तो उससे पीयर लर्निंग पे बहुत इम्पैक्ट होता है, पीयर लर्निंग बहुत इम्प्रूव होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिकग्निशन। ग्लोबल रिकग्निशन का मतलब है अगर आपका इंस्टीट्यूट यूएस में बेस्ड है लेकिन आप यूएस में काम नहीं करना चाहते हैं, यू वांट टू मूव टू सम अदर कंट्री, यूरोप में कहीं जाना चाहते हैं, एशिया में आना चाहते हैं, इंडिया वापस आना चाहते हैं, तो क्या आपकी डिग्री, क्या आपका आपका जो करिकुलम आपने पढ़ा है वो रेलिवेंट होगा या वो एक्सेप्टेबल होगा, वो रिकग्नाइज किया जाएगा? यस। जब आप मेजर यूनिवर्सिटीज, टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, खासतौर से यूएस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, टॉप कंट्रीज जो एजुकेशन डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, अगर वहां से अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो वो ग्लोबली एक्सेप्ट होती हैं। जैसे आप यहाँ से यहाँ जब करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका जाना चाहते हैं, तो आपकी डिग्री रिकग्नाइज होती है। बट इंडिया में जो मैंने कुछ लिस्ट बताई थी, इसके अलावा मेजॉरिटी केसेस में क्या डिग्रीज इतनी रिकग्नाइज होती हैं? क्या स्टूडेंट्स के पास इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इंडिया से किसी XYZ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके ऑस्ट्रेलिया में जॉब ले सके या यूएस में जॉब ले सके? एक्सेप्शंस हैं लेकिन मेजॉरिटी केसेस में नहीं होता है, राइट? तो ग्लोबल रिकग्निशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भी बच्चे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट रीजन इज क्वालिटी एजुकेशन। अब ये ऑब्वियसली बात है, जब हम बात करते हैं आईवी लीग या सिमिलर, यूएस में आईवी लीग हो गया, यूके में रसेल्स ग्रुप हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप ऑफ 8 हो गया, ये टॉप इंस्टीट्यूट्स जब आप टारगेट करते हैं तो उनका जो करिकुलम है वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट मार्केट स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करके डिजाइन किया गया होता है। और एजुकेशन की जो क्वालिटी है, चाहे वो प्रोफेसर्स की क्वालिटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिसर्च फैसिलिटी हो या फिर लेबोरेटरी फैसिलिटी हो, इन सब पे बहुत बड़ा फोकस होता है, क्योंकि ये मेजॉरिटी केसेस में यूनिवर्सिटीज काफी रिच होती हैं, इनके पास बड़ा बजट होता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एंडोवमेंट करीब $15 बिलियन के करीब है। $1 बिलियन का मतलब हुआ 8,000 करोड़। अब उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना बजट होता है। तो वो स्कॉलरशिप्स भी बांटते हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करते हैं और वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो क्वालिटी एक बड़ा। नेक्स्ट इज इनोवेटिव टीचिंग। इनोवेटिव टीचिंग का क्या मतलब है कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो है वो नई नई तरीके से कराई जाती है। अब इंडिया में एक ट्रेंड है, मोस्टली क्लासेस आपकी लेक्चर ड्रिवन होती है। एक लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो लेक्चर देंगे, आप सुनेंगे, बात खत्म। मेजॉरिटी केसेस में, अगेन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली कितना एक्सपीरियंस किया जाता है? जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है? क्या लर्न करने का एक ही तरीका है कि किसी ने टीच कर दिया और आप लर्न कर रहे हैं? क्या प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? कितने होते हैं? एक सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में, एक साल में कितने प्रोजेक्ट्स आप करते हैं? इंटर्नशिप्स इन्वॉल्व होती हैं? क्या इंडस्ट्री टाइप्स होती हैं? ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी चाहिए तो उसके लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो खास तौर से इसमें भी जैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बड़ा रीजन होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो केवल थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, हु आर मोर इनटू प्रैक्टिकल्स, दे वांट टू स्टडी अब्रॉड। नेक्स्ट इज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज।
अब रिसर्च इंडिया में रिसर्च को उतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता स्पेसिफिकली बैचलर प्रोग्राम्स में, लेकिन अब्रॉड यूएस में, कनाडा, इन सारे टॉप कंट्रीज में रिसर्च पे बहुत फोकस है। मेजॉरिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे वो रिसर्च यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो रिसर्च से होता क्या है? रिसर्च से बेसिकली आप देखेंगे कि आप एक तो कोलैबोरेशन सीखते हैं कि आप और लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट करेंगे। वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, पीएस हो सकते हैं, इंडस्ट्री हो सकती है। तो कोलैबोरेशन का स्किल आपको मिलता है, राइट? ये हो गया कोलैबोरेशन। फिर सेकंड, रिसर्च के थ्रू यू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग है चीजों को अलग तरीके से सोचना, वो ऐसे सोचना जो ऑब्वियस है, जो विजिबल है, वो ना देख के आप उसके बियॉन्ड भी कुछ देख पाए। तो ऐसे चीजों को क्रिटिकली सोचना। अब यही क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारे केस में, इंडियन केसेस में बहुत मिसिंग है। जो भी जैसे हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जीमेट के लिए, एसईटी के लिए, जीआरई के लिए, वहां पे देखते हैं कि बच्चे क्रिटिकली नहीं सोचते हैं, और ये सारे एग्जाम्स क्रिटिकल थिंकिंग पे ही बेस्ड होते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक मेजर स्किल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, चलो ये आ ही जाता है, एंड साथ साथ में मैनेजमेंट स्किल्स। और रिसर्च से क्या होता है, जब आप कोई भी चीज को रिसर्च करते हैं तो केवल उस टॉपिक ही नहीं, उसके अलावा उसके आसपास बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, उससे रिलेटेड चीजें। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है, सीधा सीधा टारगेट पे एकदम तो नहीं पहुंच सकते हैं, आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हैं। उस एक्सप्लोरेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कल्चरल एक्सपोजर। आप जब, जैसे मैंने बताया, क्लास डाइवर्सिफाइड होती है, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई पैसे वाला अमीर भी है, कम पैसे वाला भी है, अफ्रीकन कंट्री से आते हैं, फ्लुएंट कंट्री यूरोप से स्टूडेंट्स आते हैं। तो इन सब के सोचने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है, इनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, इनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं। तो आपको मौका मिलता है नए नए लोगों से उनके बैकग्राउंड्स को अंडरस्टैंड करने का, उन लोगों के ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड करने का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, दैट अलाउस टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव। अब इससे फायदा क्या होता है? अगेन वही मैंने जैसे बताया, पीयर लर्निंग से इट ब्रॉडन्स योर पर्सपेक्टिव। एक एक्स प्रॉब्लम को ए स्टूडेंट एक तरीके से देखता है, बी स्टूडेंट दूसरे एंगल से देखता है। तो आपस में ये सेम प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना, ये लर्निंग का प्रोसेस है, ये लर्निंग का पार्ट है। इस पूरी प्रोसेस में आप ये लर्न करते हैं। तो इसीलिए आपको डाइवर्सिफाइड क्लासेस या डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अगर क्लास में मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी लर्निंग का पार्ट हो जाता है। देन नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज। अब इंडिया में अलुमनाई मीट्स वगैरह होती हैं, बट मेजॉरिटी केसेस में आई हैव सीन दैट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। अब्रॉड यही नेटवर्क का जो कनेक्शंस है, जो नेटवर्किंग है, ये बहुत सॉलिड होता है। मतलब आप ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स भी दे वांट टू पे बैक टू देयर अल्मा मैटर। आप ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन फिर भी वो कॉलेजेस से कनेक्टेड रहते हैं। कब तक? बहुत केसेस में जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, यूसी बर्कली, इन सब में लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। अब नेटवर्किंग से होता क्या है? नेटवर्किंग से कई सारी चीजें होती हैं। देखिए, एक्सटेंशन नेटवर्क हुआ, ठीक है, इंडस्ट्री लीडर से आप मिलते हैं। अब मान लीजिए आपके की कोई सीनियर थे, एलुमनाई है, वो इंडस्ट्री लीडर बन चुके हैं। तो अब इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी इन सब बड़े लोगों को कनेक्ट करती है अपने प्रेजेंट स्टूडेंट से। तो उससे जब ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं तो फर्स्ट थिंग इज उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। उन्हें लगता है यस, इफ दे कैन बिकम सीईओज ऑफ गूगल, आई कैन आल्सो बिकम। या फिर इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक बार इंटर्नशिप हो गई तो बहुत हाई चांसेस है कि कंपनी, अगर आपने काम अच्छा किया तो कंपनी उसे एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो इंटर्नशिप्स के थ्रू आप इंडस्ट्री लीडर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं। नाउ अब्रॉड पढ़ने का, दैट यू वांट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो अल्टीमेटली आपकी स्टडीज का पर्पस क्या है? यू वांट अ गुड जॉब इन द एंड, यही तो पर्पस है। तो अच्छी जॉब्स कहाँ मिलेंगी, अच्छी सैलरीज कहाँ होंगी? वो मेजॉरिटी बड़े कंट्रीज में
होती है। खासतौर से जैसे यूएस को तो बोला ही जाता है इट्स ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? इट्स ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे जॉब्स ही नहीं, हर टाइप की जॉब भी अवेलेबल है। आपको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, कुछ नया आइडिया पे वर्क करना चाहते हैं, आपको वो फैसिलिटी मिलेगी। आपको फंडिंग चाहिए, आपको वो फैसिलिटी मिलेगी। ये सारी चीजें मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, इसलिए भी बच्चे प्लान टू गो अब्रॉड। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब देखिए इंडिया में भी लोगों की वैसे इंग्लिश काफी अच्छी होती है, बट जब आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अब वहां पे फोर्सफुली आपको उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है। और जब आप रेगुलरली उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होंगे ही होंगे, राइट? पर ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। इंडिया आएंगे तब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अब्रॉड कहीं सेटल होंगे तब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जरूरी है आज के टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए, राइट? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, चीजें अब ग्लोबल हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ। अभी इंडिया में जब तक आप रहते हैं आपके सर पे आपके पेरेंट्स की छत्रछाया होती है, दे टेक द मेजर डिसीजंस फॉर यू। बट व्हेन यू गो अब्रॉड you become much more independent because you start taking your own decisions, and this is very important, right? तो अब्रॉड जाते हैं तो केवल आपकी एकेडमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, ये सारी रीजंस तो एक हैं, इसके अलावा भी आप अपने आप में बहुत बड़ा चीज देखते हैं। आई हैव एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट थी हमारी, शी वेंट टू टेक्सास A&M, और करीब 1 साल बाद मेरी उससे बात हुई बच्ची से, उसके बातचीत करने में ही जमीन आसमान का फर्क हो गया। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि वो सेम वही स्टूडेंट है जिसको मैंने टीच किया था। इतना फर्क आ जाता है बच्चों में। क्यों? दे इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल, दे टेक देयर ओन डिसीजंस। बातचीत करने की ये सारी चीजें, नई नई स्किल्स धीरे धीरे ऐड करके आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। सो दैट इज अनदर रीजन। नाउ वेयर टू स्टडी। अब्रॉड की बात तो हो गई, लेकिन स्टडी कहाँ करना है, इसके लिए मैं एक और नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। स्टे कनेक्टेड फॉर दैट एंड वॉच दैट टू। थैंक यू।